Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology, chapter number 14, that is respiration in plants. All living organisms need energy for carrying out daily life activities like absorption, transport, movement, reproduction और even breathing, etc. हमें मालूम है अपने दैनिक जीवन में जितने भी हमने काम करने होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब कोई भी काम जो है बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। जितनी भी गतिविधियां हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, इसमें भी एनर्जी की कंजप्शन हो रही है। इसके अलावा और जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अब यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? जितनी भी एनर्जी है ये कहाँ से आती है? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम द फूड? अब हमें मालूम है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें कि जो हमें एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? फूड से। लेकिन भोजन से एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? और ये एनर्जी किस प्रकार से यूज होती है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? डू प्लांट्स ईट? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? The answer to all the above questions lie in the fact that the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. अब इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का आंसर एक ही है। इन सभी का आंसर जो है वो किस फैक्ट से जुड़ा हुआ है? ब्रीदिंग से। अब ब्रीदिंग तो सिंपली बेसिकली होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन जो रेस्पिरेशन है इट इज मोर देन ब्रीदिंग। इसमें बहुत कुछ और है। ब्रीदिंग इज ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन जो रेस्पिरेशन इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। So let us try and understand how this happens. All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. जितनी भी एनर्जी की जो जरूरत है वो कहाँ से पूर्ण होती है? भोजन की या फूड की ऑक्सीडेशन से। Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food. ये हमें मालूम है, by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. Now we must remember that in green plants too, only chloroplast containing part perform photosynthesis and non-green parts do not carry out the process of photosynthesis. Hence, even in green plants, all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. अब जो तो ग्रीन पार्ट्स हैं वहां तो फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं वहां पर क्या होता है कि जो ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड की प्रोडक्शन होती है, जब सिंथेसिस होती है, उसकी वहां से ट्रांसफर होती है नॉन ग्रीन पार्ट्स की ओर। Animals are heterotrophic, that is, they obtain their food from plants directly. Herbivores जो हैं वहाँ से लेते हैं, या indirectly, जैसे carnivores हैं वहाँ से। जो saprophytes हैं जैसे fungi हैं, they are also dependent on dead and decaying matter. So what is important to recognize is that, अब ये सब बातें बताने का यहाँ मकसद क्या है? मकसद यही है कि जितना भी फूड है, all the food that is required for life processes comes from the process of photosynthesis. तो जितना भी फूड जो है वो रेस्पिरेशन में यूज होता है। बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि जितना भी फूड जो रेस्पिरेशन में यूज होता है वो कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा। So this chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. Now coming to the definition of respiration. इससे पहले एक पॉइंट रह गया यहाँ पर। The breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria. अभी हम ये आगे चर्चा करेंगे। जैसे प्रोकैरियोट्स है वहां पर साइटोप्लाज्म में होता है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें ये प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म में भी होता है वो ग्लाइकोलाइसिस, वो अभी हम चर्चा करेंगे आगे। So coming to the definition of respiration,
the breaking of the carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy is known as respiration. क्या है respiration? जो कार्बन-कार्बन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होना थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है और दैट रिलीज्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है एनर्जी। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब जो कंपाउंड जिनकी ऑक्सीडेशन होती है प्रोसेस रेस्पिरेशन के दौरान, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। Now usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats and even organic acids can be used as respiratory substances in some plants under certain conditions. तो under certain condition जैसे अभी हमने चर्चा की कि जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट्स वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि प्रोटीन, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स भी एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं। Now depending upon the respiratory substrate used, respiration is of two types. Floating respiration. Floating respiration ऐसा respiration होता है जिसमें एनर्जी फूड्स जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन होती है। एनर्जी फूड में दो ही हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। So the respiration in which carbohydrates or fats are utilized as respiratory substrate is known as floating respiration. ये common है respiration. दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन विच प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट is not released free into the cell or in a single step. It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes, and it is trapped as chemical energy in the form of energy. तो जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इसकी प्रोसेस फूड की जो ऑक्सीडेशन होती है उसके दौरान जो निकलने वाली एनर्जी है वो एक ही सिंगल गो में वो नहीं निकलती है, बल्कि इस सीरीज ऑफ स्टेप्स में निकलती है। और वो जो रिएक्शंस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो एंजाइम्स द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब वो जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसलिए जो hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly but is used to synthesize ATP which is broken down whenever energy needs to be utilized। तो यहाँ पर ये बात समझने योग्य है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो डायरेक्टली यूज नहीं की जाती ऑर्गेनिज्म द्वारा, लेकिन वो जो एनर्जी है उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में वो बॉडी में स्टोर रहती है। फिर जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? एटीपी से। Hence ATP acts as the energy currency of the cell। इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा गया है। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organisms, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for biosynthesis of other molecules in the cell. Now coming to the next topic, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, do plants breathe? Obviously breathe करते हैं तभी respiration होता है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा डायरेक्ट नहीं है। Well, the answer to this question is not quite so direct. Yes, plants require oxygen for respiration to occur and they also give out carbon dioxide. तो breathing क्या है? Simply process of exchange of gases. तो since plants they also perform exchange of gases, so simply they do breathe also. Hence, plants have system in place that ensures the availability of oxygen. Plants, unlike animals, have no specialized organs for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. अब प्लांट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, इसलिए उनमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता किसी भी काम के लिए, वो चाहे गैस एक्सचेंज है, चाहे डाइजेशन है, चाहे जो भी। So there are several reasons why plants can get along without respiratory organs. तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। तो उसमें सबसे पहला है
फर्स्ट ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। तो इंडिविजुअल जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल्स या टिश्यू बोल लो, वो अपना अपना एक्सचेंज जो गैसेस का वो खुद करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर। तो ट्रांसपोर्ट जो है गैसेस का वो नहीं होता, जब बहुत कम होता है, क्योंकि इंडिविजुअल सेल जो है वो डायरेक्ट गैस एक्सचेंज करता है। सेकंड जो है, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। उनमें ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज की डिमांड नहीं रहती है। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स टू। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है गैसेस की, और वो लीव्स जो होते हैं वो उसके लिए दे आर मॉडिफाइड। लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं जिनके द्वारा एक्सचेंज होता है गैसेस का। When cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in these cells, since oxygen is released within the cell. तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं सेल, तो ऑक्सीजन की तो उसमें प्रॉब्लम रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो उन्हीं सेल्स में होती है। Third, the distance that gases must diffuse even in large bulky plants is not great. तो अगर डिफ्यूजन करना भी है, किसी भी गैस का अगर डिफ्यूजन होना भी है, तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं होता। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. तो जितने भी जो लिविंग सेल्स हैं प्लांट के, वो सरफेस के ऊपर होते हैं ज़्यादातर। This is true for leaves. You may ask, but what about thick, woody stems and roots? In stems, the living cells are organized in thin layers inside and beneath the bark. जो स्टेम में लिविंग सेल्स होते हैं वो बार्क के नीचे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर्स। दे आल्सो हैव ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो उनमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लूजली अरेंज्ड पोर्स होते हैं जिनके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. Thus, most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with the air. तो ज़्यादातर जो plant parts हैं वो they are in direct contact with the air, so they exchange gases with the air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots. तो leaf, stem और leaves में क्या होता है? जो cells होते हैं वो loosely arranged होते हैं parenchyma, which provide an interconnected network of air species. तो आज की वीडियो में इतना ही। Thank you very much.